आप सबका बहुत स्वागत है आज के सेशन में। इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो आपको बताया कि संडे को अगर वीडियो आ रहा है तो किस चीज का वीडियो होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आज के वीडियोस में हम जो करने वाले हैं वो है आपके केस स्टडीज ऑफ योर चैप्टर स्टाफिंग। अब स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं केस स्टडीज के। इसमें मेजरली केस स्टडीज किस चीज पे आती है, तो आपकी प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग हो गया, ठीक है। देन वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया, इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है, कौन से टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज है, एंड एक आता है आपका डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स पे या ट्रेनिंग पे आता है, ठीक है। तो छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा सा कंटेंट है, बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हो। अगर आपने इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो नहीं देखी या इस चैप्टर की कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि इसके केस स्टडीज को आप यहाँ पे अच्छे से ना कर पाओ, तो प्लीज मेक श्योर करिएगा कि आप इसकी वन शॉट वीडियो जाके हमारे चैनल पे देखिए, ठीक है। बट अगर कंसेप्ट 100% क्रिस्टल क्लियर है तो फिर हम जाते हैं इसके केस स्टडीज पे और शुरुआत करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स में रेगुलरली केस स्टडीज सॉल्व करते वक्त शेयर करते आई थिंक अभी तक तो बाय हार्ट हो गई होगी, ठीक है। तो इसीलिए एज ऑलवेज हम हमेशा स्टार्ट करेंगे विद द क्वेश्चंस दैट आर गिवन। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वाज द जनरल मैनेजर स्ट्रेसिंग इन द फंक्शन। तो यहाँ पे हमें कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ढूंढना है जो इस केस में बताया गया है, राइट। अब बच्चे क्या करते हैं, अंधाधुंध केस स्टडीज अटेम्प्ट करते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि सिली मिस्टेक के कारण हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, 5-6 मार्क का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि पूछा है कंसेप्ट, हम लिख के आएंगे फंक्शन। पूछा है कंसेप्ट, हम लिख के आएंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना नहीं, ध्यान से क्लियरली पढ़ो, ये भी जरूरी है, ठीक है। चलिए अब इस केस में कौन सा कंसेप्ट गिवन है ये चेक करते हैं। तो केस सबका कहता है कि एक जनरल मैनेजर था इंडेमनिटी लिमिटेड कंपनी का, जो अपने एम्प्लॉयज को कह रहा था कि देखिए एम्प्लॉय रिकॉग्निशन फंक्शन में वो बता रहा था कि एम्प्लॉयज को हमेशा मेहनत करनी चाहिए, बहुत सारे एफर्ट्स डालने चाहिए कि वो अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ा सके। अब देखिए एम्प्लॉयज जो है जाहिर सी है कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप मार्केट में बेचते हो, राइट। पर एम्प्लॉयज जो है उनकी सर्विस जो वो देते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए उनको मिलती है सैलरी एंड वेजेस। किसी की सैलरी कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की भाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि क्यों ये सैलरी डिफरेंशिएशन है, किसी की सैलरी कम है, किसी की बहुत ज्यादा है। बिकॉज हर एक व्यक्ति की सर्विस की एक वैल्यू होती है, राइट। तो बेटर द सर्विस द एक्सपेंसिव इट इज, मतलब सैलरी ज्यादा होगी। अगर कोई व्यक्ति है उसकी सर्विस, उसकी एफिशिएंसी, उसकी एक्सपर्टाइज नॉलेज ज्यादा है तो उसको हायर पोस्ट पे रिक्रूट किया जाएगा और उसको बेटर सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पे ये जो एम्प्लॉयर है वही चीज कहने की अपने एम्प्लॉयज को कोशिश कर रहा है कि आपको ना मेहनत करनी चाहिए कि आप अपने आप को उस काबिल बनाओ, रोज कुछ नया सीखते जाओ, रोज अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते जाओ कि आपकी भी मार्केट वैल्यू बढ़े। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपकी कैपेसिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहिए। कम समय में ज्यादा काम कैसे कर सके, मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट कैसे दे सके, इन चीजों को आपको धीरे धीरे करके इंप्रूव करना चाहिए कि आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है। और एक चीज उन्होंने कहा कि और एक चीज आपको करनी चाहिए कि भाई जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है और उनको हर एक चीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए, जैसे हम एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज कर सके हर एक लेबर को। अब यहाँ पे हो सकता है कि वर्कर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं जो बहुत सारे मशीनरी के साथ डील कर रहे हैं, तो उनको कहा जाता है कि भाई आपको मशीन चलाते वक्त ध्यान से चलाना चाहिए, अच्छे से चलाना चाहिए कि आपके मिनिमम एक्सीडेंट्स हो, आप एफिशिएंसी के साथ काम कर सके, कम समय में ज्यादा काम कर सके, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इन शॉर्ट काम ऐसा करो बहुत ही बढ़िया वाला, राइट। तो यहाँ पे ये जो मैनेजर है कौन से कंसेप्ट पे फोकस कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे याद रखना मैंने फंक्शन नहीं पूछा है, मैंने कंसेप्ट पूछा है। तो यहाँ पे ये जो मैनेजर है वो द कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग पे फोकस कर रहा है। अब देखिए मैं कहती हूँ कि आप अच्छे से अच्छा काम करो और सीखो और बेहतर बनो। किससे सीखे और किससे बेहतर बने?
जब तक हमें कोई चीज सिखाई नहीं जाती या कहीं पे ट्रेन नहीं किया जाता तो हम बेहतर नहीं बन पाते। दो तरीके होते हैं बेहतर बनने के, एक एक्सपीरियंस कि आप कर करके गलती कर करके सीखते हो, और दूसरा आप एक एक्सपर्ट से सीखते हो जिससे आप वो काम को और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे जब मैनेजर कह रहा है कि मशीन्स को ठीक से हैंडल करो, एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए, कब मैं मशीन को ठीक से हैंडल कर पाऊंगी? जब मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी उस मशीन को कैसे चलाना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आज आपने एक नया फ्रिज लिया, आज आपने एक नया वॉशिंग मशीन लिया, आज आपने एक नया कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कन्वेक्शन लिया। आप कोई भी नई चीज लेते हो, पहली चीज आती है इंस्टॉलेशन के वक्त डेमो, कि आपको सिखाया जाता है इस मशीन को आपको कैसे चलाना है, क्या करना है, कि आप समझ जाओ और गलतियां एक्सीडेंट्स ना हो, जिससे मशीन खराब ना हो, वेस्टेजेस ना हो, राइट। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट फोकस किया गया है? इट इज ऑन द कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, कि आपको ट्रेनिंग लेकर सीखकर अपने आप को और बेहतर बनाना चाहिए। जाहिर सी बात है ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइजेशन को ही देना है, बट ये एम्प्लॉयज का लेना, इसको अटेंड करना, अच्छे से सीखना उतना ही जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे पूछा गया है कि कंपनी है उसको अपना ऑर्डर पूरा करना है, फुलफिल करना है, तो कौन सा मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट उसको चूज करना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करते हो? अब देखिए मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत सारे हैं, इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। प्रमोशंस है, ट्रांसफर्स है, ये इंटरनल मेथड्स है। वहीं पे अगर मैं प्लेसमेंट एजेंसी कहूँ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कहूँ, या कॉलिंग, टेली कॉलिंग कहूँ, कॉलर्स कहूँ, तो ये सारी एक्सटर्नल एजेंसीज है। ठीक है, एक्सटर्नल मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। पर डिपेंड करता है आप कौन से स्किल ऑफ लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, कौन से पोजीशन के लिए कर रहे हो, कंपनी नई है, पुरानी है, बहुत सारे फैक्टर्स पे कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो ये डिपेंड करता है। इस फैक्ट्री में क्या सूटेबल है आपको पढ़ के बताना है। ठीक है, तो देखिए केस क्या कहता है कि कंपनी है जो पेपर प्लेट्स और बोल्स को बनाती है। हर दिन वो 1 लाख प्लेट्स एंड बोल्स को बनाती है, लेकिन अचानक से एक लोकल फेस्टिवल होने के कारण उनको एक अर्जेंट ऑर्डर मिला है जिसमें उनको 50,000 प्लेट्स एक्स्ट्रा बनानी है। 1 लाख तो वो ऑलरेडी बनाते हैं, राइट। अर्जेंटली उनको एक्स्ट्रा 50,000, मतलब उनको 1.5 लाख प्लेट्स को बनाना है और अर्जेंट है, उनके पास उतना समय नहीं है, राइट। तो सबसे पहली चीज तो अगर मुझे मेरे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मुझे मेरे प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो मेरे लेबरर्स है उनको बढ़ाना पड़ेगा। अरे ज्यादा बनाना है तो ज्यादा लोग लगेंगे, उतने ही लोग लाख प्लेट्स बना रहे हैं, बोल्स बना रहे, तो उतने ही लोग 1.5 लाख कैसे तुरंत बनाएंगे? एक इंसान की कैपेसिटी होती है, तो मुझे अर्जेंट बेसिस पे लेबर की जरूरत है। अब लेबर की बात करें तो ये जो लेबर है मुझे पता है कि प्लेट्स एंड बोल्स बनाता है, तो ये अनस्किल्ड लेबर है। इसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स, कोई स्पेशल टैलेंट, कोई स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए होती है, अनस्किल्ड लेबर है ना। तो अनस्किल्ड लेबर चाहिए, अर्जेंटली चाहिए, तो बच्चा किसको कांटेक्ट करोगे? ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पे जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है आप उसको कांटेक्ट करोगे। क्यों? ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है हमेशा इसके पास इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स ऑफ लेबरर्स रेडिली अवेलेबल होती है। ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का काम ही यही होता है कि आपको लेबर लाकर प्रोवाइड करना, इनके पास इन लेबर्स की पूरी डिटेल, स्पेशली रूरल एरियाज में पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको लाके लेबर जितने चाहिए, जो स्किल्स के चाहिए लाके दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अर्जेंटली आपको रिक्रूट करना है, लेबर ढूंढने जाओगे, बहुत समय जाएगा, बहुत रिसोर्सेज जाएंगे, तो हम यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट करके एडिशनल लेबर को लाकर अपने अर्जेंट ऑर्डर को इजीली पूरा कर सकते हैं। क्यों लेबर कॉन्ट्रैक्टर हमें यहाँ पे चूज करना चाहिए या ये मेथड क्यों सूटेबल है? देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज तो मुझे अनस्किल्ड लेबर चाहिए, ठीक है। दूसरा, मुझे ये अनस्किल्ड लेबर जो है वो चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि मुझे ऑर्डर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, इसीलिए हमने इस मेथड को यहाँ पे सजेस्ट किया। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सब क्वेश्चन है। पहला सब क्वेश्चन कहता है कि
प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग क्या फॉलो किया गया है ये आप बताइए, ठीक है। दूसरा, कोई भी वैल्यू जो आपको यहाँ पे दिखती है ये बताइए। वैल्यू वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आप इसको खुद से लिख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, केस क्या है, ये देखते हैं। कंपनी है जिसका नाम है एबी लिमिटेड, जो कह रही है कि हम एक नया प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर बेस्ड मोटर बाइक्स का चालू करना चाहते हैं। ऐसी मोटर बाइक्स ब्रूम ब्रूम जो चले किसके ऊपर, सोलर पावर के ऊपर चले, ठीक है। सोलर पावर कहाँ से आता है भाई, सूरज की किरणों से, रोशनी से आता है। ये बैटरी सोलर एनर्जी से चार्ज होती है, पोल्यूशन भी नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है भाई। तो हम इंडिया में एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाह रहे हैं, कंपनी कह रही है, जो सोलर मोटर बाइक्स यहाँ पे बना सके, ठीक है। अब ये प्लान डालने के लिए हमें हाईली कॉम्पिटिटिव लोगों की जरूरत चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हाईली कॉम्पिटिटिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन करना है, तो मुझे यहाँ पे प्लानिंग में 30% ऑफ द मार्केट इन इंडिया कैप्चर करना है, राइट। तो मतलब कंपनी के जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, बहुत बड़े। पहली चीज तो एक नया प्लांट खोलना है, ठीक है। कहाँ खोलना है, इंडिया में खोलना है। तो इंडिया में जो भी बाइक्स बिकती है, ठीक है, मान के चलो कि इंडिया में 100 बाइक्स बिकती है, तो आउट ऑफ दिस 100% वो कह रही है कि कम से कम यहाँ पे 30% लोग हमारी बाइक्स को खरीदे। प्लस हमें बाइक्स बनानी है कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सके। और कितने की बाइक्स एक्सपोर्ट करनी है भाई, मुझे यहाँ पे 5 करोड़ की बाइक जो है एक्सपोर्ट करनी है 2 साल के अंदर। अब टारगेट जो है बहुत ही हाई फंडू सेट किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि ये टारगेट्स को अचीव करने के लिए वर्कफोर्स भी वैसा चाहिए जो हाईली ट्रेंड एंड मोटिवेटेड हो। टारगेट बहुत ही कड़क है, तो उसको अचीव करने के लिए लोग भी एकदम स्ट्रॉन्ग कड़क चाहिए ना। मोटिवेटेड वर्कफोर्स चाहिए, हाईली ट्रेंड वर्कफोर्स चाहिए। मिस्टर एक्स को अपॉइंट कर दिया कि भाई आप बताओ कंपनी क्या करे, ठीक है। मैंने तो बता दिया कि हमारा ये टारगेट है, ये हमारा गोल है, हम ये करना चाहते हैं। मिस्टर एक्स को हम पूछ रहे हैं कि करना चाहते हैं, कैसे करे, कंपनी कहां से कैसे शुरुआत करे। तो सबसे पहले ये बताओ कि कौन सा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग जो है, मतलब कौन सा जो स्टाफिंग प्रोसेस है वो हमें यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, राइट। तो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग क्या कहता है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कंपनी स्टाफिंग करना चाहती है तो उसमें उनको कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। स्टेप्स या तो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में सबसे पहली चीज यहां पे क्या आती है, तो फर्स्ट चीज हमेशा आती है आपका एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर नीड। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है बता दिया, बट ये करने के लिए मुझे 5 करोड़ का एक्सपोर्ट करना है, मुझे 30% मार्केट कैप्चर करनी है, ठीक है। बट ये करने के लिए कितने लोग चाहिए, क्या स्किल्स के चाहिए, मैनेजर कितने चाहिए, वर्कर्स कितने चाहिए, लेबरर कितने चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, मार्केटिंग में कितने लोग चाहिए, ये तो देखना पड़ेगा। उस हिसाब से तो स्टाफिंग करोगे। तो पहली चीज क्या कैटेगरी के कितने लोग चाहिए, क्या स्किल सेट के चाहिए, ये हमें डिटरमाइन करना है। उसके बाद आता है आपका रिक्रूटमेंट, जहां पे हमें कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे कंपनी में काम करने के लिए अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अब लोगों ने तो अप्लाई कर दिया, मान के चलो अगर कंपनी अच्छी सैलरी दे रही है, ठीक है, अच्छा वर्क कल्चर, सारी चीजें अच्छी है, तो बहुत लोग काम करना चाहेंगे, बट हमें वही लोगों को चुनना है जो हमारे लिए बेस्ट है। तो सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन के बाद आता है आपका ट्रेनिंग। अब ये नया प्रोडक्ट है भाई, सोलर से हमें बाइक्स चलानी है, नया प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग उस तरीके से होगी, कंपनी के तौर तरीके उस तरीके से होंगे, मशीनरी शायद अलग होगी, तो पूरा उसका ट्रेनिंग देना, ओरिएंटेशन है, ट्रेनिंग है, वो सारी ट्रेनिंग हमारे एम्प्लॉयज को देना, ठीक है। ट्रेनिंग देने के बाद अब आपके एम्प्लॉयज जो है यहाँ पे आ चुके हैं, तो ट्रेनिंग देने के बाद आप क्या करोगे, तो उनका जो है प्रॉपर आप यहाँ पे प्लेसमेंट करोगे।
अब सबको बताओगे कि भाई कौन क्या काम करेगा। तो ये जो प्रोसेस है इस कंपनी को फॉलो करना चाहिए सो दैट वो स्टाफिंग अच्छे से कर सके, और ये मिस्टर एक्स को एडवाइस करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, आइडेंटिफाई द वैल्यू। अब वैल्यू की अगर बात करें, मैं कह रही हूं कि मोटर बाइक्स ऐसी बनाओ जो सोलर एनर्जी पे चले, राइट। तो यहां पे मैं कह सकती हूं कि वैल्यू में हम जो है एनवायरमेंटल कंसर्न दिखा रहे हैं कि आज जो एनवायरमेंट की हालत है, आज जो पोल्यूशन लेवल्स है, उसको देखते हुए हम एनवायरमेंट के ध्यान में रखते हुए हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो एनवायरमेंट के लिए फेवरेबल हो, राइट। तो वैल्यू आप कोई भी लिख सकते हो, आप एनवायरमेंटल कंसर्न लिख सकते हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस लिख सकते हो, कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट लिख सकते हो, बेटरमेंट फॉर द एनवायरमेंट लिख सकते हो, थिंकिंग ऑफ द एनवायरमेंट लिख सकते हो। इसको घुमा फिरा के कोई भी वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट ये प्रोसेस जो फॉलो करना चाहिए, मिस्टर एक्स को क्या सजेस्ट करना चाहिए कि हम ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्टाफिंग यहाँ पे करेंगे सो दैट हम बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज ला सके, क्योंकि कोई भी कंपनी के गोल्स अचीव करने में सबसे अहम हिस्सा होता है उनके लोगों का, उनके एम्प्लॉयज का। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए, एक तो चलो वैल्यू तो पूछी गई है, राइट। उसके बाद सेकेंड चीज यहाँ पे क्या पूछी गई है कि व्हाट शुड बी डन टू इंक्रीज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे कंप्लेन है प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी को लेके, तो उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो है हाउ द एम्प्लॉयज विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम योर सजेशन। मतलब आप जो सजेशन दे रहे हो आपको बताना है कि भाई ये सजेशन आप क्यों दे रहे हो, कैसे इससे फायदा हो सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है वो तो देखे तब तो भाई साहब सजेशन दोगे। ठीक है, तो केस पे जाते हैं। केस क्या कहता है कि प्योर लिमिटेड जो है वो इंपोर्ट करता है हाईटेक मशीनरी फ्रॉम जापान। ठीक है, हाईटेक मशीनरी मतलब हाई टेक्नोलॉजी मशीनरी है, एक्सपेंसिव होगी, कॉम्प्लेक्स होगी टू अंडरस्टैंड। जापान से उसको इंपोर्ट करता है। क्यों इंपोर्ट करता है? सो दैट इस मशीन को यूज करते हुए वो हाई क्वालिटी एंड लो कॉस्ट सोलर पैनल्स को बना सके इंडिया में। क्या बनाना है हमें? सोलर पैनल। लेकिन सोलर पैनल ऐसे बनाने हैं जो टेक्नोलॉजी में भी बेस्ट में बेस्ट हो और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमें कम से कम रखना है सो दैट सस्ता बनाए, ज्यादा इसको बेच सके। कहां पे? इंडिया में। ठीक है, आफ्टर अ मंथ, 1 महीना हो गया, मशीन आ गई। रिपोर्ट प्रोडक्शन मैनेजर को जब आया तो उसमें पता चला कि जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो भाई यहाँ पे सही से नहीं हो रही है। ठीक है, क्यों सही से नहीं हो रही है? इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज या स्किल्स नहीं है कि इन मशीन्स को कैसे अच्छे से यूज करे, इन हाईटेक मशीन्स को कैसे यूज करे, तो अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे। इसीलिए ये दिक्कतें आ रही है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी सही से नहीं बन रही है, राइट। This resulted in high overhead charges as well as frequent visits of engineers was required from Japan. अब इसमें 2 दिक्कतें आई। एक तो एम्प्लॉयज को पता नहीं तो बार बार इंजीनियर्स को बुलाया जा रहा है, अरे ये दिक्कत हो गई, मशीन खराब हो गई, बंद पड़ गई। क्यों? क्योंकि उसको इस्तेमाल करने नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा खर्चा बढ़ गया। अब मशीन आ गई, आप इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट सही का नहीं बन रहा है, वेस्टेज जा रहा है, तो ऑब्वियसली खर्चा बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या चीज की जरूरत है? तो सबसे पहली चीज, एम्प्लॉयज को तुमने मशीन दे दी, लेकिन वो मशीन चलाते कैसे, क्या ये बताया? नहीं। मशीन दे दी, बोल दी चलो इसको लेकर तुम काम करो, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे नई मशीनरी है, कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ में आ रही है, तो उनको किस चीज की जरूरत है भाई साहब? तो उनको जरूरत है ट्रेनिंग की। ठीक है, लेकिन जब भी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी या एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज होती है तो हम कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग बेटा यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट का एक डमी प्रोडक्ट हम बना देते हैं। ठीक है, असली मशीनरी बहुत महंगी है, बताया गया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, उसको यूज करते करते खराब हो गई तो आपका कितना खर्चा होगा, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, दिक्कतें आ सकती है। हम क्या करते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में, हमें डमी मॉडल दे देते हैं जिसके ऊपर एम्प्लॉयज जो है सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब वो तैयार हो जाते हैं तब वो रियल मशीन पे जाके काम कर सकते हैं, जिससे क्या होता है वो बेस्ट में बेस्ट काम कर ले।
दूसरी चीज कॉस्ट ना बढ़े, एक्सीडेंट्स ना हो, कंपनी के लिए बेस्ट चीज है, राइट। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग यहाँ पे यूज होनी चाहिए। हाउ द कंपनी विल बेनिफिट, तो सबसे पहली बात आपके पास यहाँ पे ट्रेन पर्सनल होंगे, क्या ट्रेन एम्प्लॉयज होंगे, राइट। ट्रेन एम्प्लॉयज होंगे तो जाहिर सी बात है वो बेटर प्रोडक्शन कर पाएंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है मशीन को कैसे यूज करना है, प्लस आप यहाँ पे एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर पाओगे, राइट। तो ऐसे डिफरेंट बेनिफिट्स है जो आपको मेंशन करने हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में। ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, राइट। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग को यूज करके एम्प्लॉयज बेनिफिट करेंगे, राइट। अब थर्ड यहाँ पे क्या बताया था, तो थर्ड चीज ये थी कि कोई भी एक वैल्यू जो प्योर एनर्जी फॉलो कर रही है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो अगेन यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंसर्न है, ठीक है, तो आप एनवायरमेंटल कंसर्न लिख सकते हो, या जैसे मैंने कहा आप लिख सकते हो एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है, या आप लिख सकते हो कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगेन बेटा हम सोलर पैनल्स बना रहे हैं, सोलर पैनल्स का यूज यही होता है कि हम सोलर एनर्जी को यूज कर सके, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। बहुत सारी बिल्डिंग्स में आजकल सोलर पैनल्स इंस्टॉल होते हैं जिससे गर्म पानी का सप्लाई होता है कि आपको गीजर यूज करना ना पड़े, बिजली का उत्पादन जो है उसकी जरूरत कम पड़े, राइट। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं सोलर पैनल को इंस्टॉल करके सोलर एनर्जी को जनरेट करना, क्योंकि ये इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। तो इसमें से कोई भी तरीके से आप इस वैल्यू को लिख सकते हो, बट आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करना था, ट्रेनिंग एंड द मेथड ऑफ ट्रेनिंग, सो दैट आप उसके बेनिफिट्स टू द कंपनी यहाँ पे बता सको। इसके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स को ठीक से करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन योर ओपिनियन व्हाट शुड बी डन टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द 8 सुपरवाइजर्स। मतलब अगेन यहाँ पे कोई 8 सुपरवाइजर्स है जिनका परफॉर्मेंस सही से नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है और क्या कर सकते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। दूसरी चीज है हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बेनिफिटेड बाय इंप्रूविंग द स्किल लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज। हम कहते हैं कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग करिए, एम्प्लॉयज को डेवलप करिए, ठीक है, उनका करियर डेवलपमेंट सोचिए। लेकिन हम एम्प्लॉयज को जब डेवलप करते हैं, ठीक है, मैं अगर आज मेरे एम्प्लॉयज को ट्रेन करती हूँ तो ट्रेनिंग करने में मेरा कॉस्ट भी जाएगा, समय भी जाएगा, राइट। क्यों करे, क्या फायदा होता है, ये आपको बताना है, राइट। चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं, केस को समझते हैं। केस क्या कहता है कि तेजा लिमिटेड को 22,495 एप्लीकेशन आए और उनके पास पोस्ट कितनी थी, मात्र 50 सुपरवाइजर्स की पोस्ट थी। मतलब भाई कंपनी बढ़िया होगी कि इतनी कम वैकेंसी है, बट एप्लीकेशन तो देखो भर भर के आए, ठीक है। इन 22,495 एप्लीकेशंस को इनिशियली स्क्रीन करके उन्होंने उनमें से 3,545 बेस्ट एप्लीकेशंस को चुना। इनका पूरा इंटरव्यू प्रोसेस हुआ, सब कुछ हुआ और उन्होंने एक फाइनल 50 कैंडिडेट्स उनमें से सिलेक्ट किए, जिसको उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे पोस्ट कर दिया, ठीक है। उनको कह दिया कि भाई ये आपका काम है, जाओ इसको करो, हमने आपको सिलेक्ट कर दिया, राइट। डायरेक्टली पोस्ट किया, ये चीज गौर से देखिएगा, है ना। After 1 month, performance appraisal of these candidates was conducted and it was found out कि ये 50 में से 8 ऐसे थे जो यहाँ पे as per standards परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उनको काफी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही थी while handling machines। क्यों आ रही थी? क्योंकि आपने इंटरव्यू लिया, ठीक है, आपने रेज्यूम चेक किए, उसमें से बेस्ट सिलेक्ट किए, फिर इंटरव्यू लिया, सब कुछ करके 50 बेस्ट सुपरवाइजर्स को सिलेक्ट किया। इनको सिलेक्ट करने के बाद अपने अपने मशीन से दिया, जाओ आप इस पे काम करो, जाओ आप इसकी देखरेख करो, सही है। सिलेक्शन के बाद डायरेक्ट काम दे देना। तो आपने उनको क्या सिखाया, क्या ओरिएंटेशन हुआ, क्या ट्रेनिंग हुआ? नहीं हुआ ना। अरे मैं अगर एक सुपरवाइजर हूं, मैं मशीन्स हैंडल कर सकती हूँ, बट क्या हर फैक्ट्री, हर कंपनी में सेम टाइप सेम मशीन्स यूज होते हैं? अरे कोई फैक्ट्री है जैसे अमूल है, उसमें भी मशीन्स यूज होते हैं, कैडबरी में भी यूज होते हैं, हर जगह यूज होता है, बट मशीन्स की टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूसेज, उनका मेथड ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन सब अलग होता है।
तो मैंने जो मशीन्स पहले हैंडल किया है और इस कंपनी में अगर मशीन्स अलग है, तो जाहिर सी बात है मुझे अगर मशीन्स की नॉलेज नहीं है तो मैं कैसे उसको हैंडल करूं। तो सबसे पहली चीज कि आपको क्या करना चाहिए, तो भाई आपको इन 8 सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए कि जो मशीन्स है उनको आपको हैंडल करने में प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी ट्रेनिंग करवा के इनकी प्रॉपर हैंडलिंग बता देते हैं। उसके बाद अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सुपरवाइजर का प्रॉब्लम है, बट अभी उनको प्रैक्टिकल इश्यूज इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि दे वर डायरेक्टली पोस्टेड टू देयर रेस्पेक्टिव पोस्ट इमीडिएटली आफ्टर सिलेक्शन, विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट ओरिएंटेशन, विदाउट इंडक्शन। तो आपको क्या कराना होता है, उनका ट्रेनिंग कराना होता है। अब सवाल ये भी है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैं ट्रेनिंग करा के इनकी स्किल्स इंप्रूव करने की कोशिश करूं, खर्चा होता है, समय जाता है, मुझे क्या फायदा, मुझे क्या फायदा। तो सबसे पहली चीज कि जब हम एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं, ठीक है, वो उस काम को बेहतर सीख के जाहिर सी बात है बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ एक्सीडेंट जो हो सकते हैं अगर आप मशीन को चलाना नहीं जानते तो उन एक्सीडेंट्स को आप यहां पे अवॉइड कर सकते हो, राइट। बेसिकली यहां पे आपको ना बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग बताना है, ठीक है, कि भाई ट्रेनिंग क्यों देनी चाहिए, कैसे कंपनी ट्रेनिंग से बेनिफिट होती है, कंपनी को क्या फायदा होता है, एम्प्लॉयज बेटर परफॉर्म कर सकता है, एक्सीडेंट्स अवॉइड हो सकता है, एफिशिएंसी आ सकती है, कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है, ये आपको बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। बट ट्रेनिंग ये वर्ड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एज ऑलवेज मैं आपको एक केस स्टडी देती हूं जिसको मैं कहती हूं डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन, जिसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अब देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि व्याम लिमिटेड के जो वर्कर्स है, दे आर अनएबल टू वर्क इन न्यू ऑन हाईटेक मशीन्स जो इंपोर्ट कंपनी ने करी थी, राइट। अब कंपनी को तो लगा कि चलो हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ते जा रही है, तो ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए और एक मशीन बढ़िया वाली मंगा देते हैं, तो उन्होंने एक मशीन इंपोर्ट करके दे दी। अब इनके वर्कर्स इस मशीन को चला ही ना पाए, राइट। तो वर्कर्स चाह रहे हैं कि उनको अपने सुपरवाइजर से एक्स्ट्रा गाइडेंस मिले कि भाई हम ये मशीन तो चला लेंगे, लेकिन कैसे वो तो सिखा दो, है ना, वो तो बता दो। तो सुपरवाइजर इज ओवरबर्डन्ड विद फ्रीक्वेंट कॉल्स ऑफ द वर्कर्स। अब जाहिर सी बात है वर्कर्स बेचारे परेशान किसके पास जाएंगे, तो सुपरवाइजर के पास जाएंगे। तो सारे वर्कर्स ना सुपरवाइजर को फोन करे जा रहे, अरे सर सर क्या करे बताओ, ठीक है। सवाल ये है कि ये जो सुपरवाइजर है ये कैसे इन वर्कर्स की स्किल्स एंड नॉलेज को यूज करे और कैसे इनको इंडिपेंडेंट बना सके कि ये इस मशीनरी को खुद से हैंडल कर सके। सुपरवाइजर है परेशान, कैसे वो अपनी परेशानी को भगाए और इन वर्कर्स को काबिल बनाए कि भाई तुम अपना काम खुद से कर सको, मेरे को बार बार कॉल मत करो, ठीक है। बताइए कैसे, अब डू इट योरसेल्फ है यार, मैं बता दूंगी तो कैसे ही तो चलेगा, ठीक है। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है कि कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज हुआ है, ठीक है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, एंड कोई भी वन मेथड ऑफ ईच सोर्स बताइए। तो इंटरनल के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, जैसे प्रमोशन, ट्रांसफर, ये वो बहुत सारे मेथड्स हैं। एक्सटर्नल के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, कौन सा यूज हुआ है बताइए, ठीक है, या कोई भी एक वन मेथड ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल, कोई भी एक वन आपको बताना है, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि कंपनी की खुद की रिक्रूटमेंट पॉलिसी है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या कहती है कि जो मेरे टॉप मोस्ट पोजीशंस है उनको फिल करने के लिए मैं स्पेशलाइज्ड एजेंसी को यूज करूंगी सो दैट मैं यहां पे केपेबल वर्कफोर्स, कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स को ले आ सकूं फॉर द टॉप पोजीशन, ठीक है, जैसे सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, सीओओ, इनके लिए, सीटीओ, इनके लिए मैं जो है यहाँ पे ऐसी एजेंसीज को यूज करूंगी जो मुझे बेस्ट पे बेस्ट कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट मार्केट से लाके दे सके, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि मेरे जो एम्प्लॉइज है उनका भी तो मेरे को ध्यान रखना है कि भाई वो ऐसे ना सोचे कि हमारा तो सोच ही नहीं रहे, तो उनकी लॉयल्टी को रखने के लिए, उनको मोटिवेटेड रखने के लिए जो मिडिल लेवल पोजीशंस है,
टॉप लेवल के लिए तो आप एजेंसी को कह रहे हो। जो मिडिल लेवल पोजीशंस है उनको फिल करने के लिए हम इन्हीं एम्प्लॉयज को पहला मौका देते हैं, ठीक है। तो मिडिल लेवल पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फिल हो रही है, मतलब यहां पे जो है इंटरनल सोर्स यूज किया जा रहा है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फिल हो रही है। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है इन्हीं को यूज करके फिल की जाएगी। अब इंटरनल सोर्स का कोई भी एक एग्जाम्पल देना है तो आप यहाँ पे प्रमोशंस लिख सकते हो या ट्रांसफर्स लिख सकते हो, कोई भी एक बताना है आपको। पर टॉप मोस्ट पोजीशन के लिए मैं एक एजेंसी को कांटेक्ट कर रही हूं। अब एजेंसी जो है जाहिर सी बात है एक्सटर्नल सोर्स हो गया। एजेंसी क्या हो गया बेटा? एक्सटर्नल सोर्स हो गया, राइट। अब एजेंसी की बात करें तो यहाँ पे एजेंसी रिलेटेड एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे आप जो प्राइवेट एजेंसीज होती है उनको कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। या तो आप वेब पब्लिशिंग का एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई भी एक आपको एक्सटर्नल सोर्स का एग्जाम्पल देना है, ठीक है। बट कौन सा सोर्स है? तो पहले में एक्सटर्नल है, दूसरे में इंटरनल है, कोई भी उनका एक एग्जाम्पल देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जनरली ये सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट पे, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कहता है कि भाई ये कंपनी में क्या प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। देखते हैं भाई क्या वापस दिक्कत हो गई, ठीक है। अब कंपनी में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे इन अ कंपनी ऑल रिक्रूटिंग, स्क्रीनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर डेटा एंट्री एक्सेट्रा डन बाय वन ऑफिसर ओनली। मतलब एक व्यक्ति है वो रिक्रूटमेंट भी कर रहा है, वो सिलेक्शन भी कर रहा है, वो स्क्रीनिंग भी कर रहा है, वही ट्रेनिंग भी कर रहा है सभी लोगों का। अरे बाप रे। Their competitor was attracting most qualified employees. As a result, the company had to choose from candidates who have soft skills and less qualification. अब होता क्या है कि काफी बार ऐसे होते हैं जो ऐसे अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज है ना आपके कॉम्पिटिटर ले जाते हैं, तो जो बच्चे कुछ एम्प्लॉयज है जो मोस्ट एफिशिएंट या हाईली स्किल्ड नहीं है उनमें से आपको चूज करना होता है। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि मेरे कॉम्पिटिटर के पास अगर मेरे से बेटर रिसोर्सेज है, जाहिर सी बात है वो मेरे से आगे निकलेगा ना, मैं कैसे कंपीट करूंगी। और ये दिक्कत क्यों आ रही है, क्यों ये बेस्ट एम्प्लॉयज कॉम्पिटिटर ले जा रहा है मेरे पास नहीं है? क्योंकि यहां पे इस कंपनी में मैं बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को नहीं देख रही हूं। ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है फॉर इट्स सक्सेस। मैं एक ही व्यक्ति से सारा काम करा रही हूं, ऐसे कंपनी में कौन काम करना चाहेगा? तो कंपनी को उन्हीं लोगों में से चुनना पड़ रहा है जिसको कहीं और काम नहीं मिला बेसिकली। क्यों? क्योंकि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को उतने काबिल नहीं मान रहे, उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो लोग हमारे यहाँ पे काम नहीं करना चाह रहे, राइट। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले मेरी प्रॉब्लम ही यही है कि ह्यूमन रिसोर्स को मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हूँ, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करोगे? तो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग the importance of human resource management and applying the same। भाई आपको समझना होगा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है और उसको अप्लाई करना चालू करना होगा। एक ऐसी कंपनी बनना होगा जहां पे ह्यूमन रिसोर्स काम करना चाहे, जहां पे ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू हो, सो दैट अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज हम भी लेकर आ सके, कॉम्पिटिटर के पास सारे ना चले जाए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वापस, राइट। चलिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब यहाँ पे तो भाई सब तीन सब क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से तीन है? तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग आप बताइए, राइट। नेक्स्ट जो है सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट बताइए, जो कंपनी को यहाँ पे यूज करना चाहिए और क्यों आपने ये बताया, मतलब यही सोर्स आपने क्यों रेकमेंड किया, इसके पीछे रीजन बताइए। उसके अलावा मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो कंपनी यूज कर सकती है इसके बारे में आप बताइए। 3 सवाल है, ठीक है। अब
क्वेश्चन क्या है, केस क्या है, वो पहले देखते हैं। कंपनी है एक्स लिमिटेड जो वापस एक नया प्लांट इंडिया में सेटअप करना चाहती है, बट अब ये क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो चलो ऑटो कंपोनेंट्स। भाई इंडिया में बहुत लोग हैं जाके बिजनेस करना चाह रहे हैं, बट ये कंपनी कह रही है हम ऑटो कंपोनेंट्स बनाएंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना लो। अब इंडिया जो है हाईली कॉम्पिटिटिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन बेस है इस सेक्टर में कंपनी एक्स के लिए, और वो प्लानिंग कर रही है कि भाई हमें तो 40% ऑफ द मार्केट शेयर चाहिए। हाँ, मतलब कंपनी एक्स बोलती है कि आउट ऑफ ऑल द पीपल जो ऑटो के स्पेयर पार्ट्स खरीदते हैं ना, 40% लोग हमारे खरीदे। क्या बात है, क्या बात है। प्लस वो एक्सपोर्ट भी करेगी $5 मिलियन का। ओहो हो, मतलब लेवल ऑफ प्रोडक्शन देखिए इन अबाउट 2 years, राइट। अब इसको अचीव करने के लिए उनको अगेन हाईली ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स चाहिए। तो आपको एडवाइस देना है कि भाई क्या करें। अब वापस हाईली ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड वर्कफोर्स चाहिए, नया प्लांट सेटअप करना है, तो पहली चीज कितने लोग चाहिए, किस कैटेगरी के चाहिए, किस स्किल्स के चाहिए। तो वापस यहां पे आपको जो है स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस बताना है, राइट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, ये जो स्टेप्स है ये आपको बताना है, राइट। उसके बाद सेकेंड चीज सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या यूज करो। अरे जाहिर सी बात है, मैं नया प्लांट सेटअप कर रही हूं तो इंटरनल सोर्सेस की बात ही कहां से आ रही है, और मुझे हाईली स्किल्ड कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। नया प्लांट है, किसको प्रमोट करूं, एम्प्लॉयज ही तो नहीं है। एम्प्लॉयज लाने हैं तो कौन सा सोर्स यूज करूं, एक्सटर्नल सोर्स। क्यों एक्सटर्नल सोर्स यूज करूं, तो उसके जो आपको बेनिफिट्स है ये आपको बताना है कि एक्सटर्नल सोर्स से आप न्यू टैलेंट ला सकते हो, ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज ला सकते हो, ज्यादा कंपीटेंट एम्प्लॉयज आप यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है। तो उसके आपको बेनिफिट्स बताने। अब तीसरी चीज उन्होंने पूछी है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे करें, रीजन बताइए, ठीक है। तो देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे मेथड्स हैं। एक है जैसे मुझे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग करनी है, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंसिव मशीनरीज वगैरह यूज कर रही हूँ तो मुझे डमी पे पहले सिखाना है कि भाई गड़बड़ ना कर देना, राइट। उसके अलावा मैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर सकती हूँ, ठीक है, एक एक्सपर्ट से उनको सिखा सकती हूँ। तीसरी चीज मैं यहाँ पे इंटर्नशिप्स का भी यूज कर सकती हूँ, जहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स जो है उनको मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ, सो दैट मेरी कॉस्ट सेविंग यहाँ पे हो जाए, राइट। तो ये ट्रेनिंग मेथड्स है जिसको मैं यूज कर सकती हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, जो कहता है कि इस केस स्टडी में 2 सोर्सेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बताए गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए और कौन से लाइंस आइडेंटिफाई करा ये भी भाई साहब आपको बताना है, ठीक है। चलिए जाते हैं सीधा केस पे। अब केस में स्मिता जी जो है वो एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है सर्वकर्मा। क्या नाम है भाई, बहुत इंप्रेसिव लगा था मुझे ये नाम, चलो ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड इन ऑफरिंग वेस्ट पेपर रिसाइकल सर्विसेज, मतलब यहाँ पे हम पेपर रिसाइकलिंग की बात करें, वेस्टेड पेपर को रिसाइकल करके रीयूज करना है। इट ऑल्सो मेड पेपर स्टेशनरी आउट ऑफ रिसाइकल्ड पेपर एट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, राइट। इनके एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है सर्वकर्मा, जहां पे ये एक लिंक प्रोवाइड करते हैं टू करियर sites wherein people desirous of joining the NGO can use a simple job search to find the right opportunity। मतलब मेरी वेबसाइट पे जाके मेरे यहाँ पे जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज है तुम वो देख सकते हो, और उसके लिए तुम अप्लाई खुद से कर सकते हो वेब से, ठीक है। तो इन देर वेबसाइट और सर्वकर्मा ये लिंक मिलेगी। मतलब यहाँ पे पहला सोर्स तो भाई साहब मेरी वेब पब्लिशिंग हो गई ना, वेबसाइट पे पब्लिश किया है तो चलो ठीक है। दूसरा क्या कहा गया है, वेर इन पीपल डिजायरस, चलो वो तो जॉब सर्च करेंगे, राइट अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, बट 2 सोर्सेस ढूंढने हैं, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। द एनजीओ ऑल्सो कीप्स अ डेटाबेस of applicants of job seekers so that they can be called whenever need arises।
मतलब जो भी जॉब एप्लीकेंट्स है ना, उनमें से जो रिजेक्ट भी हो जाते हैं, मतलब इनके हमें अभी जरूरत नहीं है बट उसका डेटाबेस रखा जाता है कि जब जरूरत आए मेरे पास एक डेटाबेस हो, मैं उनको कॉल करके पूछ सकती हूँ आप अभी भी इंटरेस्टेड हो तो आ जाओ, इंटरव्यू दे दो, राइट। तो यहाँ पे जो मैं है टेली कॉलिंग यूज कर रही हूँ, ठीक है, या तो आप इसको कैजुअल कॉलिंग कह सकते हो, यूज कर रही हूं कि मेरे पास एक डेटाबेस है, जब जरूरत पड़े कॉलिंग करके मैं इनको अप्लाई कर सकती हूँ। 2 सोर्सेस उन्होंने स्पेसिफिकली कहे थे, दोनों सोर्स भाई साहब हमने तो ढूंढ लिए, कौन सी लाइन वो भी हमने यहाँ पे बता दी। जब भी बोलते कोड द लाइन, आपको एग्जैक्ट लाइन कोड करनी है, ठीक है, लाइन आपको इन्वर्टेड कॉमास में कोड करनी है विथ द सिलेक्शन ऑफ द 2 मेथड्स, ठीक है। आई रियली होप कि ये जो केस स्टडीज है बहुत ही सिंपल केस स्टडीज लगी होगी, स्टाफिंग से जनरली सिंपल केस स्टडीज ही आती है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन जरूर करिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। आज के लिए यहीं पे कहती हूँ बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।